तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? उससे पहले हम लोग एक ये बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सिंपल शब्दों में बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं व्हेन वी स्टडी द चार्जेस, स्टडी ऑफ द चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब स्टडी चार्ज की स्टडी भी करेंगे तो बेसिकली उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी बोल सकते हैं व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, when charge is at motion, with a constant speed। यहां पे बात करें किसके बारे में बात करेंगे? with constant speed। और तीसरा बात जो है when charge is accelerating, यानी accelerated charge। जब चार्ज रेस्ट में होता है और उसकी स्टडी करते हैं तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज मोशन में होता है और उसके बारे में स्टडी करेंगे और यदि कांस्टेंट स्पीड से भी वो मोशन में है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। और जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। जब मैकेनिक्स की बात कर रहे होगे तो आप लोग दो पार्ट में डिवाइड किए होंगे, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का जब मतलब क्या था वहां पर भी, आप जब आप रेस्ट में किसी बॉडी को एनालाइज कर रहे थे तो हम तो स्टैटिक्स बोला करते थे। जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज, बेसिकली चार्ज जब रेस्ट पर है और उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको ब्रांच को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन चार्ज इज एट मोशन और उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे उसे मैग्नेटिज्म। और व्हेन एक्सीडेंट चार्ज पार्टिकल है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया चार्ज क्या होता है। ठीक है, अच्छा, जब आप ये समझते हो चार्ज क्या होता है, आप पहले डिफाइन करते हो मास क्या होता है। ठीक है, बताओ मास क्या होता है। मास किसी भी बॉडी का एक फंडामेंटल यूनिट है, मतलब पार्टिकल से बोल सकते हो कि हर एक पार्टिकल का अपना अपना एक मास होता है। दैट इज किसी भी बॉडी का इनहेरेंट क्वांटिटी है वो एक मास। सिमिलरली किसी भी चार्ज भी जो है एक काइंड ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? एक काइंड ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हर एक बॉडी के अंदर होता है। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुका है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, चार्ज को समझने में आसानी होगी। आप पढ़े होंगे किसी भी एटम्स के अंदर सेंटर में क्या होता था? न्यूक्लियस होता था। क्या होता था? न्यूक्लियस होता था। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट बना लिया, ये सेकेंड ऑर्बिट मैंने बना लिया, है ना। यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूं, यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और समझते हैं। किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और ये किसके बराबर हो जाता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यदि किसी एटम की बात कर रहे हैं, यदि कोई एटम X है, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर देते? Z, ऐसे रिप्रेजेंट किया करते हैं। Z को हम लोगों ने क्या बोला था? एटॉमिक नंबर बोला था। और A को हम लोगों ने क्या बोला था? मास नंबर बोला था। मास नंबर बोला था। ठीक है, और हम लोगों ने किसी भी न्यूट्रल एटम के बारे में बात करें
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। अब देखिए, अब आप किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, होगी क्या नहीं? ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यानी प्रोटॉन का संख्या बढ़ जाएगा। एंड प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी भी एटम से तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता था? पॉजिटिव चार्ज आता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या चार्ज, कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आया। तो यानी हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं गिव्स द पॉजिटिव चार्ज। अब किसी भी सेल में यदि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, है ना, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा? हम बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इससे क्या हो जाएगा? जो भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो हम क्या बोल सकते हैं? उसमें टोटल का चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में? तो दिस इज द फंडामेंटल वे टू अंडरस्टैंड व्हाई किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है या किसी के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। तो चार्ज का आना बेसिकली डिपेंड किस पे किया? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे डिपेंड किया। ट्रांसफर मतलब लॉस या गेन। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो एटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो एटम के ऊपर कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये एटम की बात कर रहे थे, एक एटम की बात कर रहे थे, अब पूरे की पूरी सब्सटेंस की बात कर लो। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, है ना, उतना अमाउंट ऑफ द चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे। तो हम ये समझा रहे थे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, यदि गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एटम के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली चार्ज को समझ लिया। तो चार्ज बोल सकते हैं, क्यों बोला गया चार्ज को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? फंडामेंटल क्वालिटीज है किसी एटम्स का, है ना। जब हम उस लेवल पे जाकर के बात कर रहे हैं, इसी कारण से इसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? किसी भी सब्सटेंस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब यहां तक हम समझ लिए तो हमको यह समझना चाहिए कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? आई होप वी आर एबल टू सी इट। यूनिट क्या बोलते हैं? हम एसआई यूनिट की बात करेंगे। यदि एसआई यूनिट की बात करें तो इसका क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने बेसिकली सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला दिया, है ना। आगे देखेंगे, इसलिए इसको कूलाम बोल दिया गया। उनके ऑनर में इसका नाम रखा गया कूलाम। यूनिट क्या बोला गया? कूलाम बोला गया। क्या और कोई यूनिट आप बता सकते हो? और एक यूनिट होता है चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है, बिगेस्ट यूनिट की बात करें या लार्जेस्ट यूनिट की बात करें, है ना, लार्जेस्ट यूनिट जो होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। और 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलाम होता है ना। और एक यूनिट हमको स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? फैराडे। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? फ्रैंकलिन। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको यूज भी पड़ेगा। ये कहां पे यूज पड़ेगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे आप वहां पे यूज करोगे बहुत ज्यादा। केमिस्ट्री में आप इस चीज का यूज करोगे। 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलाम। ठीक है, चलिए ये हम पढ़ लिया। तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला पे बनाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। आप नाम बता सकते हो कौन कौन सा है? फर्स्ट इज द लेंथ, जिसको हम मीटर में बोलते थे। सेकंड टाइम, सेकंड में हो गया। ठीक है, चलिए
लिए हम लेंथ ही बोलते हैं यहां पे, लेंथ, टाइम, थर्ड इज मास, फोर्थ इज टेम्परेचर, केल्विन, टेम्परेचर, फिफ्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल में बोलते थे, सिक्स्थ इज करंट, एम्पियर में मेजर करते हैं, सेवंथ इज लाइट की इंटेंसिटी, इसको कैंडेला में, ठीक है। अच्छा, आप लोग यहां पे क्या देख रहे हो, करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी अज्यूम किया गया है, ना कि चार्ज को। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस समय इस चीज का, ये चीज लोगों ने जब इंटरस्टेलर कमेटी बैठी थी और ये बनाना चाह रही थी कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट्स लें, उन्होंने उस समय चार्ज के बारे में ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं था, लोगों को करंट के बारे में ज्यादा आइडिया था, तो लोगों ने करंट को फंडामेंटल यूनिट मान लिया, ठीक है। और एक होता है डिराइव यूनिट, डिराइव यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट, है, जो फंडामेंटल यूनिट की मदद से बनता है। लाइक वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो, लाइक एग्जांपल दे, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी dx by dt, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, सिंपल टर्म में बोले तो यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अगेन किस में मेजर किए थे आपने, लेंथ में मेजर किया था, और टाइम सेकंड में मेजर कर लिया, है ना, या टी बोल देते हैं, MLT बोलते हैं, इसको हम m लिखते हैं, इसको t लिखते हैं, इसको l लिखते हैं, है ना। तो यदि हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते थे तो कैसे लिखते थे, LT पर पावर -1। सिमिलरली यदि आपने करंट का डेफिनेशन पढ़ा होगा, करंट को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी Q डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो यदि चार्ज लिखना है, चार्ज का डायमेंशन लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, करंट का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन। करंट का डायमेंशन क्या होता है, E, और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, T। ये हो गया चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए हर एक चैप्टर में आपको हैबिट बनाना चाहिए, जो जो टर्म आप नया सीखे उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, है ना, तो जिससे कि आप सीख पाओगे। आप एक चैप्टर में पढ़ लेते हो, फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हो, 11th में डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला आप पूरे 11th में ही नहीं, मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही नहीं पढ़ते हो, पूरे फिजिक्स में आप डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हो, है ना, और तभी आप सीख पाओगे डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखने के लिए। यदि आप हर जगह पे लिखने की कोशिश करोगे, जो भी आपको नया टर्म मिले आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बेसिकली क्यों, क्योंकि जब भी आपको एक फॉर्मूला भूल गए, है ना, तो आप इससे चेक कर सकते हो कि मेरा मतलब जो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं वो सही है या गलत है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं, यदि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अब भूल गए आप फॉर्मूला, आप A by m लिखोगे तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन मैच नहीं करेगा, है ना, तो यानी ये फॉर्मूला गलत है। आप वहां से प्रिडिक्ट कर सकते हो, यानी ये बहुत अच्छा एक टूल है स्टूडेंट के लिए, बोल सकते हो कि जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो वो सही है या नहीं है ना। इनफैक्ट ये साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा यूज होता है डायमेंशनल एनालिसिस। हम बताएंगे इस चीज को 11th क्लास में, ये जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम कैसे करते हैं। तो यहां तक हम समझ गए कि चार्ज, सबसे पहला चीज क्या पढ़ा है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। दूसरा चीज बताया चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या बताया, A into T होता है, ठीक है। तीसरी बात, चार्ज जो है कैन बी आइदर पॉजिटिव और इट कैन बी आइदर नेगेटिव। मैंने बताया यदि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, यदि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। फोर्थ पार्ट क्या बोल सकते हैं कि अच्छा, चार्ज जो भी डेवलप हो रहा था वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज ट्रांसफर क्या हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, या तो ये प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है किसी भी एटम से तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा उस पर,
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का, और यदि इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाए। समझ में आया? तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर क्या हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यही से हमारा एक अच्छा सा ये बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है, यानी बोल सकते हो लॉ बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चार्ज जो भी डेवलप होगा किसी भी सब्सटेंस पर, ओके, वो डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन का डिवीजन करना नहीं पॉसिबल है। तो यानी हम यदि बोले कि चार्ज किसी भी बॉडी पे डेवलप होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल चार्ज के बराबर होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होगा मल्टीप्लाइड बाय कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला है या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। यानी हम बोल सकते हैं n into e, और यहाँ पे बोल सकते हैं प्लस या माइनस। प्लस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। माइनस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, इसलिए बोलेंगे माइनस चार्ज। तो ये बोलेंगे जहां पे n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, यानी 0 1 नॉट इंटीजर, होल नंबर बोलेंगे 1 2 पॉजिटिव इंटीजर, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये चार्ज है। अच्छा, इसका ये मतलब भी है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं पॉसिबल है। चार्ज पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज का चार्ज पॉसिबल है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल है ना? लेकिन कोई बोल दे 3.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन, क्या पॉसिबल है आधा इलेक्ट्रॉन? नहीं पॉसिबल है, तो यानी ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। चलिए यहां तक समझ गए, तो हमको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कूलाम के टर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि चार्ज का यूनिट हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बताया ना, हमने क्या बताया, कूलाम बताया। तो कूलाम के टर्म में लिखते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये मॉड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो मुझे यहाँ माइनस साइन लेना चाहिए था, लेकिन सिंस मैंने मॉड ले लिया तो इस कारण से हम बोल सकते हैं सीधा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। मास ऑफ द प्रोटॉन के बारे में बात करें तो ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। है, ये 3 चीज आप याद रखिएगा। जो अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होता है, दैट इज चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। तभी तो नेट चार्ज बेसिकली किसी न्यूट्रल एटम का 0 होगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना नंबर प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, 4th पॉइंट, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। क्या बोल रहे हैं, समझाता हूं इसको क्या होता है इसका मतलब आपके पास 2 बॉडी है और इसी दोनों की बॉडी के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और कोई बॉडी नहीं है आपस में, और कोई बॉडी नहीं है, इंटरेक्टिंग बॉडी नहीं है, सिर्फ ये दोनों बॉडी है। ठीक है, इसको हम बॉडी ए बोल देते हैं और इसको बॉडी बी बोलते हैं। ठीक है, इनिशियली सपोज इसके ऊपर चार्ज था 30 कूलाम का, इस पे कितना चार्ज था 30 कूलाम का, इस पे चार्ज मान लीजिए आपका 10 कूलाम का चार्ज था। ठीक है, फिर आपने क्या किया, यहां से 5 कूलाम चार्ज आपने ट्रांसफर कर दिया। आपने क्या किया 5 कूलाम का चार्ज यहां से उसको दे दिया, तो फाइनल चार्ज क्या होगा, पहले 30 था, इससे 5 निकल गया तो बचा कितना यहाँ पे 25 कूलाम। आपको पूछ रहा है यहां पे चार्ज कितना होगा, आप बता सकते हो 10 प्लस 5 15 कूलाम चार्ज होगा। चलिए इनिशियल चार्ज जोड़िए, इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज था 30 प्लस 10 यानी 40 कूलाम का चार्ज। फाइनल चार्ज जोड़िए, फाइनल चार्ज कितना होगा 25 प्लस 15, ये भी 40 कूलाम हुआ।
यानी आप क्या देख रहे हो, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर आ रहा है। यानी चार्ज बोल सकते हो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, यानी ए और बी को यदि मान लें ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका और किसी से भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो नेट चार्ज, इनिशियल नेट चार्ज और नेट फाइनल चार्ज सेम रहेगा। कभी कभी इसका अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ना, सिंपल कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं। जस्ट मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन, मान लीजिए 3 बॉडीज हैं ए बी सी, और ये तीनों मिलाकर के आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। इनिशियल चार्ज इस पे 2 कूलम था, इस पे चार्ज था 3 कूलम, और इस पे चार्ज था -1 कूलम, ठीक है। और हमको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि फाइनल चार्ज इस पे 1 कूलम हो गया, इस पे 6 कूलम चार्ज आ गया, इस पे कितना चार्ज आया होगा, मुझे ये निकालना है। क्या निकालेंगे, पहले नेट इनिशियल चार्ज कितना था, तो हम निकाल देते हैं इनिशियल चार्ज कितना था। बता सकते हैं इनिशियल चार्ज कितना था, 2 + 3 - 1 5 - 1 4 कूलम चार्ज होगा। फाइनल चार्ज कितना होगा, मान लीजिए यहां पे x कूलम चार्ज था, फाइनली कितना कूलम चार्ज आ गया, x कूलम चार्ज आ गया, तो 1 + 6 + x बोल सकते हैं। यानी Q फाइनल के बारे में बात करें तो ये हो गया 7 + x, 6 + 1 + x, 7 + 6। और हमको पता है इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज होना चाहिए, Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल। ये कहां से बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी 7 + x इक्वल्स टू 4, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 कूलम। यानी फाइनल चार्ज यहां पे कितना आया होगा, 3 कूलम आ जाएगा। समझ में? आपका मास जो होता है वो रिलेटिविस्टिक होता है। मास क्या होता है, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। मतलब यदि आप रेस्ट पे हो और अपना मास मेजरमेंट करोगे, और जब आप रनिंग करोगे, मतलब बहुत तेजी से स्पीड पे चलोगे, तो आपका मास में अंतर आएगा, देयर इज अ डिफरेंस इन द मास। और वो फॉर्मूला क्या होता है, m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c², where c is the speed of light। c क्या है, स्पीड ऑफ, मतलब आपका जो मास है वो डिपेंड करता है आपकी वेलोसिटी पे, यानी आप किस स्पीड से दौड़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपका मास, ठीक है। लेकिन इन जनरल सेंस में बात करोगे तो c की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना। कितना होता है आपको पता होगा, c का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड होती है ना। ये टर्म जो होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो मतलब इसका मास और आपका रेस्ट मास और मूविंग मास वो मतलब जनरल सेंस में क्या होता है, बराबर ही होता है। जिस कारण से हम कभी इस चीज की चर्चा नहीं करते हैं कि ये और ये। लेकिन यदि आपका स्पीड जो है वो c के कंपैरिजन में हो जाए, है ना, लगभग सपोज v = c/2 हो जाए, है ना, तो उस समय यदि हम मास निकालेंगे तो मूविंग मास कितना हो जाएगा, रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 - ये कितना हो जाएगा, 1/4। इसको ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, तो इतना टाइम हो जाएगा। यदि c के कंपैरिजन में हो जाए, एकदम c के बराबर हो जाए, तो आपका इनफाइनाइट मास हो जाएगा, बट दैट इज नॉट एबल टू, मतलब इन जनरल सेंस दैट इज नॉट एबल टू अचीव। ओके, समझ में आया ये चीज? ओके, लेकिन यदि हम चार्ज की बात करें तो चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। चार्ज क्या होता है, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज, इसलिए हम क्या बोलेंगे, चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, यानी चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक, अच्छा, यदि किसी भी एटम पे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराएंगे तो क्या उसका मास में फर्क आएगा। यानी सपोज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यदि ये कोई एक सब्सटेंस है ना, उस पर हम चार्ज आए, मतलब उसके हम किसी से इसको चार्ज की, इनिशियल ये न्यूट्रल था, इनिशियली क्या था, न्यूट्रल था, यानी कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर।
अब हम क्या किए इसको, अब इस पे हम कोई चार्ज दिए, सपोज 30 कूलम का चार्ज इस पे आ गया। 30 कूलम का चार्ज कैसे आया होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा या इलेक्ट्रॉन इस पे आया होगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो इसे प्लस चार्ज आया। ठीक है, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो यदि 30 कूलम ये चार्ज आया है तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर हुए होंगे, है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इतना चार्ज डेवलप हुआ है। अच्छा बता सकते हो कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले, हमको पता है 30 कूलम दैट मस्ट बी इक्वल टू n इंटू ई। क्यों बोल सकते हैं ऐसा, हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू क्या पढ़े थे, n इंटू ई, प्लस माइनस n इंटू ई, क्योंकि जी प्लस चार्ज है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमको कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितना, 30 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यदि हम मास निकालना चाहो इतने इलेक्ट्रॉन का तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, तो n इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, यानी 30 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इनफैक्ट देखोगे ये टर्म बहुत छोटा आ रहा है, ये टर्म बहुत छोटा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 31 है और यहाँ पे कितना है माइनस 19। यदि आप ये करोगे तो फिर भी कितना आ जाएगा 12 माइनस 10 टू पावर माइनस 12 आएगा, सम यूनिट आएगा और प्लस इंटू 10 टू पावर माइनस 12, यानी बहुत छोटा क्वांटिटी, यानी बट इंपॉर्टेंट बात ये है यदि प्रिसाइजली मेजरमेंट किया जाए तो ये मास और ये मास में अंतर आएगा। सपोज इसको हम बोलते हैं mi और इसको हम बोलते हैं m फाइनल, तो mi इज नॉट इक्वल्स टू m फाइनल, लेकिन इनफैक्ट हम यूज करेंगे mi इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू m फाइनल, अप्रोक्सीमेटली ये दोनों सेम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम होंगी। अपनी ये चीज यहां से देख लिया। ठीक है, तो ये डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करते हैं।